अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि अब हम बात करेंगे ऐसे के हवाले से। ऐसे के अंदर सीएसएस के ऐसे के अंदर बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स कौन से होते हैं। जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताया था एग्ज़ामिनर रिव्यू से कि सीएसएस के इम्तिहान के अंदर एग्ज़ामिनर 2019 के बारे में क्या कहता है कि सीएसएस के ऐसे में लोग क्यों फ़ेल हुए। तो आज मेरे पास आपको बताने के लिए बेसिकली 4 किस्म के एरर्स हैं जो कि मैंने नोट किया है अपने तकरीबन पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस में। बल्कि इससे भी पहले जब मैंने सीएसएस के ऐसे दिए तो तकरीबन 3 दफ़ा सीएसएस के ऐसे दिए, 1 दफ़ा पीएमएस का ऐसे दिया। तो उन सब चीज़ों में जो मैंने कॉमन चीज़ें आइडेंटिफ़ाई की, जो मेरे साथ के दोस्तों ने नहीं की और वो आज सीएसपी नहीं है, मैं उस हवाले से आपसे आज एक डिस्कशन करना चाह रहा हूँ और देखते हैं कि ऐसे के अंदर इतने ज़्यादा लोग फ़ेल क्यों होते हैं। क्योंकि अभी रिज़ल्ट आया तो पता लगा यार ओनली 1.94% लोग पास हुए और ज़्यादातर जो फेलियर था वो ऐसे में ही था। तो अब ज़रा देखते हैं कि सीएसएस के एग्ज़ामिनर ने तो हमें बता दिया कि ऐसे में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। हम एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से और एक टीचर के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं कि यार सीएसएस के ऐसे में ऐसी क्या चीज़ है या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऐसे में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली 4 बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके सामने हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है बेसिकली ये 3 नहीं है, ये है 4। तो मैं इसको पहले चेंज कर लूँ। 4 टाइप्स ऑफ ऐसे एरर्स इन सीएसएस एग्ज़ाम, सीएसएस या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो देखते हैं कि सीएसएस या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर कौन कौन से मेन एरर्स मौजूद होते हैं। अब ज़रा देखें इसमें तो हमें समझ में आती है कि सबसे पहला एरर जो सीएसएस के किसी भी ऐसे के अंदर हमें नज़र आता है वो होता है स्ट्रक्चरल एरर। स्ट्रक्चरल एरर से क्या मुराद है कि ऐसे के अंदर पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा। सीक्वेंसिंग के अंदर लोगों को ये समझ में नहीं आती, उनको सब चीज़ें आती होती हैं लेकिन ये बात नहीं पता होती कि सीक्वेंसिंग कैसे करेंगे। इसके अलावा स्ट्रक्चर के अंदर ये नहीं पता होता कि यार ये एक्सपोजिटरी टाइप का ऐसे है तो कैसे लिखा जाएगा, अगर नैरेटिव स्टाइल का आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का आएगा तो कैसे लिखा जाएगा। क्योंकि ऐसे के आज जैसे कि आपको पता है कि ऐसे की 4 टाइप्स होती हैं। मैं अगले वीडियोस के अंदर ये सारी की सारी टाइप्स एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा और इसके साथ हम लोग पास्ट में आने वाले एसेस को भी देखेंगे कि कौन सा वाला ऐसे किस टाइप का था। तो पहली टाइप का नाम है जी डिस्क्रिप्टिव टाइप, दूसरी टाइप का नाम है नैरेटिव टाइप, तीसरी टाइप का नाम है हमारे पास एक्सपोजिटरी टाइप और चौथी का नाम है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। तो हमारे पास ये बेसिकली 4 किस्म के ऐसे आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन चारों के ऐसेस को लिखने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट किस्म का सीक्वेंस इस्तेमाल होता है, डिफरेंट किस्म की नरेशन इस्तेमाल होती है और डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज भी इस्तेमाल की जाती है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब एग्ज़ामिनर आपका ऐसे चेक कर रहा होता है तो आप लोगों ने नॉर्मली वो लैंग्वेज यूज़ की होती है जो उस ऐसे से सूट नहीं कर पाती। तो आपका एक स्ट्रक्चर जो है ऐसे का वो डिसरप्ट हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी लेकिन टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन थी, वो जुड़ नहीं रही। और मुख्तलिफ़ किस्म के पीसेज हैं, देखने में इंडिविजुअल पीसेज अच्छे हैं लेकिन जुड़ के कोई पिक्चर नहीं बना रहे, ये जस्ट लाइक एक पज़ल डायग्राम की तरह। तो ये पहले किस्म के ऐसे एरर को स्ट्रक्चरल एरर्स कहते हैं। दूसरे किस्म के एरर्स को कहते हैं जी इंग्लिश राइटिंग एरर्स। इन एरर्स के अंदर बेसिकली बेसिक ग्रामर आती है। बेसिक ग्रामर के अंदर जो मैंने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखा है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में मैंने सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को देखा है, बाज़ स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको टेंसेस आते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक टेंसेस के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है। स्पेशली टेंसेस के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, वो 2 प्रॉब्लम्स। पहला, जो भी वो सेंटेंस लिखते हैं उनके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है कि वो लॉन्ग सेंटेंसेस लिखेंगे। जब आप लॉन्ग सेंटेंसेस लिखेंगे तो रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आपके एरर के चांसेस, ग्रामर के एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरा, क्लैरिटी ऑफ स्टेटमेंट नहीं आएगी। एक और प्रॉब्लम जो मैंने स्टूडेंट्स में देखा है, वो पैसिव स्ट्रक्चर में लिखना पसंद करते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर गलत नहीं है लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर से क्लैरिटी ऑफ थॉट कम हो जाती है। तो जब क्लैरिटी ऑफ थॉट कम हो जाएगी तो आप बेसिकली बेसिक ग्रामर के इंग्लिश राइटिंग के जो एरर्स हैं वो करना शुरू हो जाएंगे। एक तीसरा जो पॉइंट मुझे समझ में आता है टेंसेस के बाद, वो है जी इसके अंदर पंक्चुएशन का। तो अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर मैंने देखा है कि उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो नॉर्मली जो कॉमा का यूज़ करते हैं उनको लगता है कि कॉमा फॉर ग्रांटेड है और वो बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ते ही नहीं। सेंटेंस स्ट्रक्चर को ना पढ़ने की वजह से उन्हें ये नहीं पता लगता कि सेंटेंस में ब्रेकिंग
ब्रेक्स कहाँ पे आएंगी। इसी तरीके से बेसिक ग्रामर के साथ साथ एक और भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को मैंने अंदर जो आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि आमतौर पर स्टूडेंट बेसिक ग्रामर्स के साथ साथ एडवर्ब्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एडवर्ब्स लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडवर्ब्स की अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप यूज़ करेंगे तो उससे एक नुकसान ये हो जाता है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश ऐसे के अंदर। इसके अलावा जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ आप कह सकते हैं, इन सब चीज़ों के अलावा जो एक चीज़ मुझे सामने नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि सेंटेंस के अंदर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ब्रेक होती है। तो मेरी एक सजेशन है कि आप बेसिकली कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मत लिखने के पीछे पड़ें और बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस लिखने के पीछे ना पड़ें। छोटी क्रिस्प क्लियर बात लिखने की कोशिश करें ताकि आपकी टोटल नंबर ऑफ बेसिक इंग्लिश राइटिंग की मिस्टेक्स कम हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगले पॉइंट का नाम है जी कंटेंट एरर्स। सो अगर मैं कंटेंट एरर्स की बात करूं तो कंटेंट एरर्स में जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है शॉर्टेज ऑफ कंटेंट। जब आप सीएसएस के ऐसे में जाके बैठते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपको ये नज़र आता है कि आपको एकदम सब कुछ भूल जाता है। कुछ एग्ज़ाम साइकी होती है, कुछ एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप इस साइकी से निकलने के लिए, शॉर्टेज के लिए, आप पूरे के पूरे सेक्टर्स डेवलप करके जाएं। जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो आप पूरा सेक्टर डेवलप करके जाएं, या क्लाइमेट चेंज है तो पूरा सेक्टर डेवलप करके जाएं, या अगर फ़र्ज़ करें जेंडर इक्वालिटी है तो उसका पूरा सेक्टर डेवलप करके जाएं। और एक और चीज़ ये मैं आपको सजेशन दूंगा, इसके ऊपर आगे वीडियोस भी बनाऊंगा, कि एक्रोनिम टेक्निक क्या होती है। एक्रोनिम टेक्निक के ज़रिए से बेसिकली आपको बहुत ही लंबे चौड़े आर्टिकल्स के अंदर से भी एक वर्ड याद आता है और वो आपके मेमोरी को रिवाइव करने में आपकी हेल्प करता है। तो शॉर्टेज ऑफ कंटेंट के अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स और भी हैं कि स्टूडेंट को सबसे पहला एक और प्रॉब्लम जो कंटेंट के हवाले से आता है वो ये आता है कि उसको विच टाइप ऑफ ऐसे विल सूट हिम। सो आम तौर पर अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो इसको ऐसे सिलेक्शन कहते हैं। सो सिलेक्शन ऑफ ऐसे के अंदर भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। फिर होता यह है कि उनके पास कंटेंट तो बहुत होता है लेकिन वो स्कैंटी सा कंटेंट होता है, समझ नहीं आती पहला कंटेंट में क्या पॉइंट लिखा जाए और फिर क्या ना लिखा जाए। और दूसरा, उनके पास ब्रेन फ्रीज आते हैं। ब्रेन फ्रीज से मुराद ये है कि अचानक आपको लगता है कि आपको ये तो ऐसे आता था, लेकिन जब आप लिखना शुरू हुए तो यार 3 पैराग्राफ के बाद तो आगे पेंसिल या पेन भर ही नहीं रहा। तो ये एक और प्रॉब्लम है। इसके अलावा कंटेंट एरर के अंदर एक और प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम लोग मैरियम वेबस्टर या डिक्शनरी टाइप का थीम लिखना शुरू कर देते हैं और हम लोग एक्चुअली जो उसने क्लैरिटी मांगी होती है उसके बारे में बात ही नहीं करते। मतलब हम लोग बताते हैं जी, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे आ गया जेंडर इक्वालिटी के ऊपर, तो आपने लिखना शुरू कर दिया व्हाट इज़ जेंडर, और जेंडर के बारे में सब कुछ बताई जा रहे हैं, लेकिन उसने पूछा था क्या जेंडर इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट आती है, जेंडर इक्वालिटी इज़ अ चैलेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, या जेंडर इक्वालिटी इज़ अ मिथ इन डेवलपिंग कंट्रीज़। आपने ये स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने की बजाय जेंडर को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। ऐसा भी कंटेंट के साथ प्रॉब्लम है कि जो आपको आता है वो लिखना शुरू कर देते हैं, व्हाट इज़ डिमांडेड इन ऐसे यू बेसिकली स्किप इट। एक तीसरा प्रॉब्लम जो मैंने कंटेंट के अंदर बहुत ज़्यादा देखा है वो ये है कि आमतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटेंट के अंदर वो चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं व्हाट इज़ मेमोराइज्ड। एक और प्रॉब्लम है, जो उनको याद है बस वो लिखना शुरू कर देंगे, वो कोई भी आइडिया जो है उसको कनेक्ट नहीं करेंगे। तो व्हाट इज़ मेमोराइज जब लिखेंगे तो रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आमतौर पर जो ऐसे में पूछा गया है वो तो मेमोरी में आपके हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं है तो उसका हल ये है कि आप उसके बारे में सोचें और जो आपको उससे रिलेटेबल बात मिले वो लिखें। लेकिन स्टूडेंट नॉर्मली ये करते हैं कि उन्होंने जो भी याद किया होता है जस्ट वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं वट एवर इज़ इन देयर माइंड। दैट कॉजेज अ बेसिकली काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगला जो प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो मैं अब डिस्कस करने लगा हूँ, उसका नाम है जी कॉम्प्रीहेंशन एरर। आप लोग अक्सर लोगों के बारे में मैंने सुना है जी कि हम लोग ऐसे में फ़ेल हो गए। जैसे इस साल एक ऐसे आया था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। तो अक्सर लोगों ने इसके बारे में कोरिलेशन लिखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट से इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आती है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक कंट्री बहुत रिच था तो क्या वो अपने लोगों पे खर्च करेगा तो ग्रेजुअली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं आ सकती। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने आइडिया को चेक नहीं करते। कॉम्प्रीहेंशन में होता ये है कि जब हम अपने आइडिया को चेक नहीं करते तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि नॉर्मली जो हम लोगों ने लिखा होता है वो ऐसे डिमांड नहीं कर रहा होता एग्जामिनर। तो
बेसिकली एक गैप आ जाता है। किसके दरमियान में गैप आ जाता है? हमारे लिखे हुए ऐसे के दरमियान में और एग्जामिनर के डिमांडेड ऐसे में। ये एक सबसे बड़ी रीज़न है कि वो पहली लाइन ही पढ़ते हुए आपको जज कर लेता है कि वो आपको पास करेगा या नहीं। ऐसे जिसके अंदर बिल्कुल ही गलत आर्ग्यूमेंट लिखा होता है उसके अंदर नॉर्मली एग्जामिनर जो है वो 10 मार्क्स या इससे भी कम देता है, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ जाती है कि इस बंदे ने जो मैंने पूछा था उसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। और दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि कॉम्प्लेक्स राइटिंग करने को पसंद करते हैं सब लोग, लेकिन अगर आप खुद पढ़ना चाहें, कोई भी अच्छा आर्टिकल पढ़ना चाहें, तो कॉम्प्लेक्स आर्टिकल तो कोई भी नहीं पढ़ता। और इजी राइटिंग को बेसिकली लोग समझते हैं कि ये कोई भी लिख सकता है। मेरे एक्सपीरियंस के अंदर ये है कि इजी राइटिंग लिखना शायद इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। ऐसी चीज़ लिखना जो लोगों को समझ में आ सके। एग्जामिनर भी एक इंसान है, और अगर आपने उसके लिए बेहतरीन तरीके से ईजी वे में लिखा है तो क्या होगा, एग्जामिनर को ये लगेगा कि ही कैन बेसिकली इंडल्ज इनटू योर राइटिंग। और पावरफुल मैसेजेस भी लिखने पड़ते हैं, इसलिए आपको कॉम्प्रीहेंशन एरर अगर आप कमिट करेंगे तो आप पावरफुल रिलेटेबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, आप रिलेट ही नहीं कर सकते। और अगर आप अपने आइडिया को चेक नहीं करेंगे तो शायद सिर्फ आप वन साइडेड स्टोरी लिखाएं और कंप्लीट पिक्चर को एक्सप्लेन ना करें। और तीसरी बात, अगर आपने कॉम्प्लेक्स लिखा तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। आपको आज मैंने 4 बेसिक डिफरेंट एरियाज़ बताए जिनके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स आम तौर पर ऐसे में मिस्टेक करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखनी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और इसके अलावा मैं अभी जो मैंने पोस्ट लगाई थी उसके मुताबिक मैं एक और वीडियो करंट अफेयर्स के ऊपर इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी की जल्दी अपलोड करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो भी पसंद आएगी। मेरा मकसद इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स और बाकी सब लोगों की ऐसे के हवाले से हेल्प करूं, और ऐसे और इस तरीके के CSS के सब्जेक्ट्स के हवाले से जो मिथ्स बनी हुई हैं और स्टूडेंट्स के जहन में फेलियर के बाद क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर करूं, ताकि आप लोग इस एग्ज़ाम के अंदर बेसिकली परसिस्टेंटली स्ट्रगल कर सकें और स्ट्रगल के बाद एक प्रोडक्टिव रिजल्ट की तरफ भी जा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।